Sir, Namaste. How are you? all good, sir. Thank you so much. This is wonderful. So, I thought some lecture must be going on and I should, quietly listen to it. But that has not been possible. We will not give that opportunity to you, sir. See? No, sir. We'll hear you only. We'll not allow you to hear us. प्रणाम सर। Namaste, ji. Namaste. Ji. नमस्कार सर। Namaste. So, as usual, we will start with the next planet, Mars, in the 11th house, and perhaps Mercury in the 11th house also, if possible. I think it should be possible. तो मैं अभी शेयर कर रहा हूँ अपना पीपीटी, ताकि हम सब, अंग्रेजी में बोलते हैं, एक ही पन्ने पे रहे, ऑन द सेम पेज। तो सर, ये ज्यादा भाषा आने से ना बहुत मेरी तो गड़बड़ होते रहती है। हमारे दोस्त भी बोलते हैं, कभी कोई भाषा में बोलते हैं, कुछ तो बीच में डाल देता है। मैं बोला, अब क्या करें। तो होता है ऐसा। सो मंगल का हमने देखा है कि वो 12 उसकी लेवल्स उन्होंने दी है, कि वो उच्च में हो तो ग्रह, फिर उच्च नवमांश में हो तो इस प्रकार से वो धीरे धीरे कम होते जाता है, आखिरी में फिर से बढ़ता है। आखिरी आखिरी में वर्गोत्तम, और जब स्वगृहस्थ होता है तो थोड़ी उसमें शक्ति आ जाती है। ये शक्ति का सवाल है, 11वां भाव है, उपचय भाव है, हमें पता है। फिर एक और भी हमको प्रिंसिपल याद है कि एक उपचय का स्वामी दूसरे उपचय में स्थित हो तो वहां भी कुछ बढ़ोतरी करता है। तो इसी पे सब आधारित होगा। मंगल के अनेक जो उसके गुण है, या उसके जो हम क्या कह सकते हैं कि उसके गुण है, दोष है, जो भी है, तो वही वो वहीं से देगा, जिस स्थान में स्थित है वहां से, और जिस भाव का स्वामी है उसके। ये तो पक्का, ये इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे आने वाला है थोड़ा बहुत, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं आता, पर मैं बताऊंगा। तो वो कहते हैं, स्तेयस्य वचनाढ्यानात् नृपलोकात् महाजनात् महाजन महीपालात् लोकाभ्याम वंचक से परतर्कस्य सत्वस्य भूषणानाम कुजे भवेत्। यदि कुज, यदि 11वें भाव में होगा, तो वो क्या देता है, वो लाभ भाव है, आय भाव है, तो वो किसी न किसी प्रकार से आय तो देगा। इसीलिए कहते हैं कि लाभे सर्वग्रह प्रशस्त। तो वो तो प्रशस्त है, प्रशस्त वो लाभ और आय के बारे में है, इसे आपको बार बार ध्यान में रखना है। बाकी ऐसा तो वो षष्ठ से षष्ठ भाव होने से वो रोगों में भी वृद्धि दे सकता है, यदि चाहे तो, भावात भाव तत्व से। या बड़ा भाई भी हो सकता है आदि, वो आपको सब मालूम है। तो पर वो आदत रहती है एक रिपीट करने की, वो मुझ में भी है। तो वो बोलते हैं कि ये क्या करेगा यदि उच्च का होगा और एकादश भाव में बैठेगा। तो इसकी आदत है, चौर्य कर्म से वो कमाएगा, यानी दूसरे का द्रव्य जो है वो हरण करके उससे वो कमाएगा, ऐसा कहा गया है। तो यहाँ हमको पता है कि वो उच्चस्थ होगा तो मकर राशि में होगा। मकर राशि में होने से शनि की राशि में है, वही 12वें का स्वामी भी है। यानी उस वक्त जब ये 11वें भाव में होगा मकर राशि में, तो नैसर्गिक है कि 12वें भाव में कुंभ राशि होगी। तो वो दूसरे व्यक्ति का धन वगैरह चीजें आती है, तो वो परत द्रव्य हरण करेगा, ऐसा कहा गया। अब यहाँ पे परत धर्म क्यों, तो हम उसके जब गुण और अवगुण देखते हैं तो उसको चोर भी कहा गया है, जिसे सहसा भूला जाता है। हम उसे भूल जाते हैं कि उसको चोर भी कहा गया है, और उसका संबंध वो सेनापति भी कहा गया है। तो एंशियंट टाइम में सेनाएं जब हमला करती थी तो लूटमार भी करती थी। रादर हिंदुस्तान में तो खासकर सेना को तनख्वाह वनख्वाह देते नहीं थे राजा लोग पुराने जमाने में। वो शिवाजी महाराज ने चालू किया, वरना वो ठग पिटारियों को ले लेते थे और लूट का हिस्सा उनको दे देते थे। ऐसी एक प्रथा थी, जो पुराने थोड़ी बहुत हिस्ट्री जानते होंगे। तो ये अति प्राचीन काल में नहीं था, पर बाद में ये एक सिस्टम आ गई थी। उसी से फिर ठगी वगैरह बढ़ गई, वो इतिहास काफी पता होगा। और इसी कारण दूसरे किसी
परदेशियों की सेना का सहारा लेते थे असली युद्ध करने के लिए, वरना वो सेनापति गिर गया तो सब भाग जाते थे अपनी जान बचा के। तो इसे हमको ध्यान में रखना है। मंगल को सेनापति भी कहा गया है, वो बहुत वैलोरस, इसमें कोई शक नहीं। वो वैलोरस है, उसको उसके लिए जो शत्रु को समाप्त करने का क्रौर्य लगता वो भी है, वो बुरे अर्थ से नहीं है। पर इस वजह से शायद उन्होंने बोला होगा कि उच्च का यदि मंगल वहां स्थित होगा तो वो परद्रव्य हरण करता है। स्तेय का अर्थ दूसरे का द्रव्य का हरण करना, तो उसको चोरी भी बोलते हैं कई जगह। आप जब यदि मुझे ख्याल होगा बराबर, तो शायद फलदीपिका में या कालिदास के उत्तर कालामृत में उसके जो गुण दिए हैं, अवगुण दिए हैं, उसमें चोरी ये भी एक दिया हुआ है। इसे हम सहसा चोरी बोलते साथ हम राहु की तरफ पहले भागते हैं, है ना। परंतु दोनों में फर्क है। मेरा वैयक्तिक मत ऐसा है कि मार्स का यदि चोरी से संबंध आया तो वो मारपीट करके चोरी करेगा। और यानी डकैत वगैरह जिसको बोलते हैं ना, तो वो आगे जो आएगा है कुछ उसके बारे में, वो क्या करता है, तो वहाँ उसका भी उल्लेख आपको थोड़े बहुत प्रमाण में मिल जाएगा। वो भी एक जो स्वभाव रहता है कि दिखा के करना आदि। अ, वो चंबल के डाकुओं के बारे में यदि किसी को पता होगा, क्योंकि अब वो पुरानी बात हो गई है, मॉडर्न लोगों को तो नहीं जानते होंगे, पर सर लोग वगैरह को याद होगा, वो पहले बता देते थे हम आने वाले हैं आज, और तुम्हारे से जो होता वो कर लो। अच्छा, टीका विका लगा के जाते थे, भगवान को कॉल वगैरह मांग के जाते थे। हमको इसको सबको ख्याल में रखना पड़ेगा। पर वो वायलेंट रहता था, क्योंकि लड़ाई करना ये उसका नैसर्गिक गुण है। वो जब अच्छे ढंग से करता है तो राष्ट्र की रक्षा करता है, इसलिए उसको बुरा मत समझिए। ये एक बताया गया है। हम ये सोच रहे हैं कि भाई ये मंगल को चौर्य कर्म क्यों कहा गया है, पर द्रव्य हरण क्यों कहा गया है। तो राजा जब कोई हारता है तो उसका भी द्रव्य हरण किया जाता है ना। वो ट्रीटी जब होती है तो पुराने जमाने में इतना हमें दोगे, इतना पैसा दोगे तो फिर हम वापस जाएंगे, आपको कुछ नहीं करेंगे वगैरह, ऐसा होता था। तो थोड़ी बहुत हमें जो पुराना साइंस है उस वक्त लिखा है, करीबन द्वापर युग के अंत में, वो संधि काल में लिखा हुआ है। पाराशरी में आखिरी आखिरी में श्लोक है, तो उसमें से समझ जाता है कब लिखा है। कम से कम पाराशर जी ने कब वो लिखा है, मैं बोल रहा हूँ वो संभाषण है मैत्रेय और पाराशर के बीच में, इसे हमें भूलना नहीं। तो उस वक्त उन्होंने कहा हुआ है ना। तो इसलिए चौर्य कर्म करता है उच्च होने से। उच्च का ग्रह तो अच्छा है, बराबर है। पर द्रव्य हरण करता है, ये भी ठीक है। हो सकता है कि उसके शक्ति के कारण, उसके ऊर्जा के कारण अ, वो हो सकता है कुछ कोई बेट वेट लगा ले, उसमें भी परद्रव्य हरण किया जा सकता है। पर चौर्य, उसे चोरी कहा गया है, इसलिए मैंने चौर्य कर्म भी लिखा है और फिर ब्रैकेट में परद्रव्य हरण लिखा है कि दूसरे का द्रव्य हरण कर लेना। ये तो द्यूत वगैरह में भी दूसरे का द्रव्य हरण करते थे ना। तो उस कृपया ध्यान रखना, मैंने परद्रव्य हरण क्यों लिखा है। ऐसा तो स्तेय बोलने के बाद चोरी ही बोलते, चौर्य कर्म ही कहा गया है, पर परद्रव्य हरण भी बोला, एक ही बात है। सिर्फ फर्क ये है कि एक में चुपके से होती है, इसलिए हम उसको जरा बुरा मानते हैं, दूसरे में वो हरण करता है, वो अपने पराक्रम से भी कर सकता है। इसे हमें जरूर ख्याल में रखना चाहिए, क्योंकि वही मंगल द्वितीय भाव पे भी देख रहा है, वहीं से उसका संचित धन जा सकता है ना, 11वें में से। तो अब इसके थोड़ा सा नीचे कुछ तो भी होगा, तो सोच नवोश में होने पे क्या होगा। अब यहाँ वो बहुत ज्यादा क्रूर नहीं है। ऐसा भी कहा गया है कि क्रूरा महाक्रूरा, क्रूर जो है शक्तिशाली होने पे बहुत क्रूर हो जाते हैं। उसका भी शायद यहाँ आधार लिया होगा कि उच्च होते वक्त वो चौर्य कर्म क्यों करता है, वो महाक्रूर होता है। अपने नववंश में स्थित होगा तो नैसर्गिक है, तो राशि तो कोई दूसरी होगी। तो फिर वो प्रभावी वाणी से अपने धन अर्जित करता है। इसका कारण यह है कि एक जो गुण है मंगल का, वो है न्याय। और न्याय का अर्थ, अब जिन्हें संस्कृत ज्यादा मेरे समान कम ही समझता होगा उनके लिए बता रहा हूँ, न्याय का अर्थ लॉजिक होता है। किसी भी चीज को बताते वक्त उसके पीछे कुछ न कुछ आधार होके जब बताया जाता है, उसी को न्याय कहते हैं। उसका लॉ से संबंध नहीं है, कानून हम जिसको बोलते हैं उससे कोई संबंध नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे मंगल वाले यदि हार्श बोलेंगे, और वो कई बार बोलते हैं द्वितीय भाव पर वगैरह उसका संबंध हो, तो
हाँ, मैं खुद को जानता हूँ तो इसलिए चिंता मत कीजिए। तो बोलेंगे, पर वो लॉजिकली सच बोलेंगे, ये उनका प्रॉब्लम रहता है। और वो शायद समझ भी नहीं सकते कि इस प्रकार से लॉजिकली हम बोलने के बाद में अगले को बुरा भी लग सकता है कभी कभी। तो ये मंगल की एक प्रवृत्ति है, इसलिए उन्होंने उसको वचन बोलने से, उनकी जो बोलने की शक्ति है उसके कारण भी वो ले सकते हैं, जो लेक्चर्स डिलीवर कर सकते हैं आदि, उसकी बहुत सारी चीजें हैं। उसको हम आप एक्सपांड करते जा सकते हो, क्योंकि आगे आडंबर वगैरह भी आएगा। और फिर वो कीर्तनकार, या आपने देखे होंगे ना, प्रवचनकार वगैरह जो रहते हैं, वो बड़ा मंच वगैरह सजा के वहां से बात करते हैं, बोलते हैं आदि आदि। तो आपको वो ख्याल में आने लगेगा। फिर शुभ वर्ग में होगा तो क्या होगा? तो नैसर्गिक है कि उसकी जो तीव्रता है वो कम हो जाएगी। धन तो उसने कमाना ही है, क्योंकि है तो लाभ में ही बैठा हुआ, आय में ही बैठा हुआ। तो फिर वो प्रचुर धन से कमाता है। आढ़ बहुत ज्यादा धन होना बोलते हैं। तो धनी होने की वजह से वो काफी प्रमाण में दे सकता है। मतलब शुभ शायद वर्ग में आने से उसका जो थोड़ा सा क्रौर्य का स्वभाव है वो माइल्ड हो जाता है, इस अर्थ से हम समझ सकते हैं। प्रचुर धन से ऐसा लिखा है मैंने, क्योंकि वचन और आध्यात्म ये दोनों को एक में जोड़ा हुआ है। वचनाध्यान ऐसा बोला है, जिसके पास काफी पैसा है। ऐसा कई लोग ज्यादा पैसा होने से उसका बराबर उपयोग करके और कमाते हैं। कुछ लोग ज्यादा पैसा मिलने के बाद में उसको गवा भी देते हैं। तो दोनों भी एग्जाम्पल आपके सामने है, तो आप समझ सकते हैं। तो मंगल 11वें में है, इसलिए वो अच्छा समझा गया है। हम बोलते भी है कि क्रूर ग्रह 11वें भाव में होना चाहिए। तो शायद इसीलिए रादर तीनों भी अ, उपचय स्थानों में क्रूर ग्रह अच्छे समझे जाते हैं। अब ये नीचस्थ हो गया। अब ये नीच होने के बाद में क्या होगा? तो वो राजकुल से कमाता है। नीच होगा तो नैसर्गिक है कि हम समझ सकते हैं वो कहाँ पर है ना? तो कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। और वो राजकुल से कमाता है, राजा से कमाता है। फिर नीचांश में होने से क्या होता है? तो धर्म तत्वज्ञों से कमाता है। देखिए यहाँ दो चीजें दी है। एक कहा गया है महाजनात, और दूसरा कहा गया महाजन। तो महाजन दोनों भी जगह आते हैं। तो ये दो महाजनों में क्या फर्क है? तो ऐसा कहा गया है, धर्मस्य तत्वम निहितम गृहायाम महाजनो ये न गतः पथा गतस्स पंथा। यानी धर्म का यथार्थ तत्व जानने वाले को महाजन कहा जाता है। उसका दूसरा अर्थ धनी भी होता है। तो मैंने थोड़ा अपना दिमाग चला लिया कि भाई ये नीचा विषय में स्थित है, तो कुछ न कुछ तो नीच होने के फल देगा। इसका मतलब कर्क राशि में होने के भी फल दे सकता है। पहले तो वो नीचस्थ होने से राजकुल से होता है, क्योंकि ये जो फायरी प्लेनेट है ये जलीय ग्रह के राशि में बैठा है। तो उसका स्वभाव थोड़ा कम हो जाएगा, माइल्ड हो जाएगा। इसलिए वो किसी को तकलीफ देने से राजाओं की तारीफ वारीफ करके कमाता होगा। अब यहाँ नीचांश होने के बाद में धर्म तत्वज्ञों से कमाता है। हम देखेंगे कि उसको हम यदि, इसका मतलब वो कर्क नवमांश ही होगा, सवाल ही नहीं आता 11वें में। और कर्क नवमांश होगा तो अष्टम भाव, यदि हम नवमांश कुंडली देखें तो अष्टम भाव का स्वामी वहां बैठा है ना? और वहां से जो पंचम भाव होता है उसका भी वो स्वामी है जहाँ बैठा है वहां से, यानी पराक्रम का भी। और ये जो हम अष्टम भाव है, ये पुराना ज्ञान वगैरह को हम मानते हैं। जो हमारे को पुरखों से प्राप्त होता है उसको हम अष्टम भाव मानते हैं। ऑकल्ट साइंसेस वगैरह आजकल की भाषा में बोलते हैं उसको, परंतु मैं बोलता हूँ पुरातन ज्ञान जो है, जिसमें धर्म भी एक भाव है। क्योंकि वो पुरातन भाव जो है, उस ज्ञान जो है उसका द्वितीय भाव, उसका धन जो है वो धर्म ही है। तो मतलब उसका जानने वाला होता है। इस अर्थ से मैंने पहले महाजनात को किया है, कि जिनको धर्म वगैरह समझता है क्या करना चाहिए। धर्म का अर्थ हमारे कर्तव्य, धारयति इति धर्म ऐसा कहा गया है। उसको हम पूजा पाठ से न जोड़े, वो अलग है, वो क्रिया कर्म है ना, कर्म कांड है। और धर्म की यही व्याख्या है। आप गीता वगैरह पढ़ते हैं आपको समझ ही जाएगा, मैंने बोलने की जरूरत है। पर वो जिनको समझता है ऐसे लोगों को, मतलब जो अपनी ड्यूटी बराबर करते हैं, ऐसे लोगों से उसको धन प्राप्त होता है।
अब ये क्रूर षड्वर्ग में होने से क्या होगा? तो फिर महाजन का दूसरा अर्थ महान व्यक्ति या धनी इस प्रकार से होता है, तो उनसे ये धन प्राप्त करेगा। इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि केवल महाजन बोला है, महाजन नहीं बोला, या महाजन यहाँ नहीं बोला, तो उनसे ही मिलता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। या वो खुद ही धनी होता है, ये भी आप समझ सकते हो, मैंने वहां लिखा नहीं है। वो नीचे में मैंने जो अर्थ दिया है ना, वहाँ ऑब्लिक करके धनी लिख दिया है, महाजन के अर्थ छोटे अक्षरों में दिया है। ये मैं शेयर करते रहता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ वो ब्रैकेट वैकेट में मैं लिखता हूँ तो उसका अर्थ शब्दों का। उसके बाद में महिपालात, तो मित्र राशि में होगा तो क्या होगा? तो वो राजाओं से धन अर्जित करता है। ऐसे भी हमको मालूम है सूर्य उसका मित्र है मंगल का, तो वो मित्र राशि में स्थित जब हो जाता है हमारा मंगल 11वें भाव में, तो फिर वो राजा से धन कमाता है, ऐसा कहा गया है। मित्र नवमांश में होने से हमें मालूम है कि नवमांश में थोड़ा सा कम होता है, जो भी राशि में स्थिति से जो भी उस प्राप्त होते रहता है उस ग्रह का, वो थोड़ा माइल्ड होके या थोड़ा कम प्रमाण में नवमांश में आता है, करीबन ऐसा ही रहता है, पर उसमें फर्क होता है। तो मित्र नवमांश में होने से दो लोगों से, मैंने दो लोगों से इसलिए कहा कि लोकाभ्याम बोला है, तो वो साधारणतः द्विवचन होता है। इसका अर्थ बहुत सारे लोगों से भी हो सकता है, उसे हम नकारते नहीं है, पर भ्याम आने के बाद में दो इंसान ऐसा अर्थ होता है, दो लोगों से होता है, मतलब एक से ज्यादा लोग उसको मदद करते हैं। शायद इसी अर्थ में हमें लेना पड़ेगा। वर्गोत्तम होगा तो क्या होगा? अब वर्गोत्तम में कुछ अच्छा भी आ गया, कुछ गड़बड़ भी आ गई, और उसे मैंने कई बार शायद बोला है कि कहीं लिखा है कि उच्च की जो स्थिति रहती है उससे थोड़ी नीचे वर्गोत्तम रहती है। उसके बाद में मूल त्रिकोण इस प्रकार से भी ग्रहों के बल के बारे में बोला गया है। तो ये चौर्य कर्म तो नहीं करता, खुद थोड़ा सा कम हो जाता है, पर ठगों से कमाता है, ऐसा लिखा गया है। वंचक, वंचक यानी ठगने वाले लोगों को बेवकूफ बना के उनसे पैसे वाले, इनसे वो कमाता है, ऐसा लिखा गया। हो सकता है इसके अनेक अर्थ हो सकते हैं। मुझे वही जो लगता है कि वो ये इन्वेस्टिगेटर्स वगैरह नहीं रहते क्या, वो इन्वेस्टिगेशन करके फ्रॉड वाले लोगों को ढूंढ के उसका इनाम भी गवर्नमेंट देती है ना, उसने हर वक्त इलीगली करना चाहिए ऐसा कोई मतलब नहीं होता उसका, तो वो प्रकार से भी ले सकते हैं। हमने अभी पढ़ा होगा शायद वो अ, अभी वो नक्सलाइट वगैरह अभी पकड़े गए ना, तो उनपे जो इनाम था, तो वो गवर्नमेंट की स्कीम रहती है कि यदि आपने उनको पकड़े तो उस इनाम का इतना परसेंट आपको मिलेगा जिसने भी पकड़ा होगा। तो ये प्रकार हो सकता है, क्योंकि वो मंगल है, उसका संबंध यानी पुलिस है या आर्मी है, इससे आ सकता है। तो इसे इसे हम न भूले, नहीं तो हम ठगों से कमाता है का अर्थ ठगों का बादशाह रहता है ऐसा समझेंगे, वैसा नहीं है। वो जो मान है वो मेरे ख्याल से राहु और शनि को दिया हुआ है, उनके उनका अधिकारी होना या उनका मुख्य होना, वो इनको नहीं है। तो ठगों से वो कमाता है, ऐसा कहा गया है। ये भी हो सकता है कि ये डिटेक्शन की जो चीजें हैं, यंत्र बनाना, क्योंकि यंत्रों पे उसका अधिकार है, इस प्रकार से भी वो कमा सकते हैं, क्योंकि ठग नहीं रहेगा तो डिटेक्शन की कोई मशीन्स की या चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कैसा सोचता हूँ आपको मालूम है, मैं आपसे बिल्कुल शेयर करता हूँ कि मैं क्यों कुछ बोलता हूँ या मैं किस अर्थ से उसको समझता हूँ। शत्रु राशि समय होगा तो क्या? अब तो इसकी थोड़ी सी शक्ति कम हो गई है और शत्रु राशि में है, तो ये दूसरे का मत लेके फिर अपना जो भी है धन कमाने में इसको दूसरे की शायद सहारे की या उसके सलाह की जरूरत पड़ेगी। हमें यहाँ नहीं भूलना चाहिए कि वो 11वां भाव है, वो मित्रों का भी भाव है एक, और मंगल जो है वो खुद बंधु का भाव भी है, भाइयों का, भ्रातृओं का भाव है। मित्र ये भाई समान रहते हैं, वो बड़े भाई समान होने से उन्होंने जातक की रक्षा करना चाहिए वगैरह, इस प्रकार से कहा गया है। इसलिए 11वें भाव को हम बड़ा भाई और मित्रों का भाव समझते हैं। 11वें में बैठने से मुझे ऐसा लगता है कि उस कारण वो दूसरों के बहुत, वो खुद वीक हो गया फिर भी पराक्रम करेगा, तो वो किसी की मदद लेके करता है या किसी की सलाह लेके करता है ना। और मंगल है, वो करेगा तो सही, काम तो करेगा, बैठेगा तो नहीं। शत्रु नवमांश में होगा तो क्या होगा?
अब इससे कब तो क्या अपने ही बल के बलबूते काम करेगा, इसको मदद नहीं लगेगी किसी की, खुद के बलबूते पे काम करेगा, यानी शक्ति के वजह से काम करेगा। बल का अर्थ कई बार सत्व का अर्थ भी सात्विक वगैरह समझते हैं, ऐसा नहीं है। मंगल का एक जो गुण दिया है वो सत्व दिया है, वो सत्व का सात्विक से कोई संबंध नहीं है। वो सत्व मतलब शक्ति है, तो अपने शक्ति के कारण का शायद दिखावा करके वो प्राप्त कर सकता है, इनकम कर सकता है। स्वराशि समय होने पे क्या होगा, तो वो अलंकारों से लाभ करता है उसको। उसको जो लाभ होता है वो अलंकारों की वजह से होता है, क्योंकि पापोपीश वगैरह का तो शुभ कर्म वो बुरे रिजल्ट तो नहीं दे सकता, किसी की अलंकार चुरा तो नहीं सकता, पर वो अलंकारों से कमाता है, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार मंगल के एकादश भाव में होने के अलग अलग शक्ति में रहने से वो देगा तो अपने ही मार्ग से, परंतु वो मार्गों में थोड़ा थोड़ा बदल आते जाता है, इसी के बारे में ही है, और कुछ नहीं है। और आपको पता भी होगा कई बार मंगल में बहुत सारे गुण हैं, तो हम उसको निगेटिव लेना चाहते हैं, कोई जरूरत नहीं है ऐसा लेने की। तो चोरी करने वाला होगा तो उसको पकड़ने वाला भी होगा, तो जब ठगों से होता है तो शायद उनको वो अरेस्ट करने की वजह से भी उसको कुछ मिलता होगा, तब का मिलता होगा, कुछ तो कुछ मिलता होगा, ये भी हमको समझना चाहिए। हर वक्त 11वें में मंगल ये चोरी करता होगा वगैरह ऐसा हमने कहना बराबर नहीं होगा, क्योंकि परद्रव्य हरण को ढूंढ के उसको सजा देना ये भी उसका काम हो सकता है। ऐसा भी तो मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि आपके लेवल के लोगों को तो सबको मालूम है, परंतु बिल्कुल जो नियोफाइट्स हम बोलते हैं, नए नए एस्ट्रोलॉजी में आते हैं बेचारे, बड़े उत्साह से आते हैं, वो कई बार उसको शब्दशः अर्थ लेना चाहते हैं। तो हमें पहले तो उस ग्रह का पूरी अर्थ, उसका स्वभाव, उसको क्यों क्या कहा गया, सेनापति क्यों कहा गया है, आदि सब सोच के बाद में ही शायद करना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत मत है, और मैं ये हर वक्त बोलते रहता हूँ, आप भी परेशान हो गए होंगे इससे, पर मैंने ऐसा देखा है कि कुछ भी बोल देते हैं फिर उसका वो ठीक नहीं है। अ, उसको मंगल तो कहा ही गया, कुछ तो मंगल करेगा ना, हर वक्त बुरा थोड़ी करेगा, उसके बगैर ऊर्जा ही नहीं रहेगी। और रक्त पे भी उसका अधिकार है। तो आपको मालूम है कि रक्त की कमी हो गई तो हम काम धंधा नहीं कर सकते कुछ, तो इसे कृपया ध्यान में रखना। यानी हम जब स्टूडेंट्स को बताते हैं, आप लोगों को पता है, ये मुझे भी मालूम है, और वो उसकी कुछ आदतें हैं, जो है उससे ज्यादा बताना आदि उसकी आदतें हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उसके गुणों में वो भी एक आदत है। तो इसलिए इस प्रकार से मंगल का एकादश भाव में होने से परिणाम होगा। ये भी सहज ही है कि 11वें में मंगल होगा तो आपको मालूम है वहां कुछ तकलीफ देगा, पर यहाँ लाभ भाव के बारे में ही केवल यवन ने बोला है, यहाँ बड़े भ्राता के बारे में वगैरह नहीं बोला हुआ। कोई बोल सकता है कि साहब वहां होने से बड़े भाई से तकलीफ हो सकती है, बड़ा भाई इनको इनकम कराने में भी फायदा करा दे सकता है, क्योंकि वो दोनों भी है, वो भ्रातृकारक भी है, 11वें भाव का भी कारक उसी को कहा गया है। तो या 11वां भाव ही जो है वो ज्येष्ठ भ्राता का कारक कहा गया है, विशेष भावाध्याय में दिया है, आपने देखा होगा। तो इसलिए इसे इसे हम समझ के आगे चलेंगे, है ना। तो ये जो अलंकारों से लाभ होता है का ये भी अर्थ हो सकता है कि कुछ उसका मान मराता, यानी उसको सम्मान वगैरह किया जाए, उसके लिए भी मेडल दिए जाए, क्योंकि ये सब हम जब देखते हैं तो ये सब फिर द्वितीय भाव में जाते हैं, अलंकार वगैरह जो है वो मान के अधिक अलंकार द्वितीय भाव में जाते हैं, तो वो कुछ ना कुछ पराक्रम करेगा, पराक्रम करने से उसे हो सकता है उसका सम्मान भी होगा। वो अलंकार हरोकर चोरी से करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा लगता है लोगों को, क्योंकि वो परद्रव्य हरण पहले लिखा है, तो वही दिमाग में रहता है, ये अलग हो गया है, ये स्वराशिस्त हो गया है। तो ये शुभ रीति से करेगा जो भी, तो इस अर्थ से हमें लेना चाहिए, और दिखावा उसको थोड़ा अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से मंगल को तो हमने देख लिया। अब आपको ज्यादा तकलीफ होने वाली नहीं है, और 2 लेक्चर में सब खत्म हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, है ना, क्योंकि लास्ट ऑफ द उपचय है ना सर ये। मैं भी थोड़ा सांस लूंगा, दम लूंगा, सोचूंगा कि आप क्या करना तो अब हम बुध के तरफ जाते हैं।
बुध के बारे में कहा गया है, शास्त्रज्ञ विविधोपाय सर्व विद्या समुद्भव, नीच संगाद धूर्त संगाद अंत्य जात मित्र संगता, विव्ययात सुव्यवहृत कृपाचार्येण दम्भतः, क्रय विक्रय तो लाभो बुधे स्या लाभ भाव है। बुध जब लाभ भाव में होता है तो इन विविध मार्गों से हमें धन प्राप्त कराता है। और ये तो कराता ही है, फिर हमको ये भी सोचना है कि वो बुध है, और बुध की जो क्वालिटीज है उसको भी हमको कुछ हमारे बैक ऑफ द माइंड रखना पड़ेगा जब वो कुछ बता रहे हैं उस वक्त। इसलिए ये सब आपके शिष्यों के लिए, आपके लिए नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ, आप लोगों को मालूम है। हाँ, शायद मैंने शब्द दूसरे प्रयोग किए होंगे, इतना ही किया। तो ऐसा कहा गया है कि लाभ भाव में यदि स्थित होगा वो उच्चस्थ होगा, तो वो शास्त्र के ज्ञाताओं से या ज्ञाताओं से, जो ज्ञान ज्ञान देने वाले व्यक्ति है, उनसे वो धन प्राप्त करेगा। उनसे करेगा मतलब उनसे वो ज्ञान लेगा और उसकी उसके वजह से वो धन प्राप्त करेगा। इस अर्थ से कहा है, आपको याद होगा कि बुध को गुरु से ज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसा कहा गया, गुरु को धनत भी कहा गया है। तो पुराणों की स्टोरीज को किस ढंग से हमने वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन में हर वक्त बोलता हूँ, उसका इंटरप्रेट कैसा करना वो हमें सोचना है। तो बुधा है, उसको कुछ भी चीज आराम से समझ में आती है, पर समझ में आने के लिए कोई ना कोई गुरु लगता है। तो वो जो है ज्ञानवान जो आदमी है, मैंने केवल ज्ञाताओं से लिखा है, वो शास्त्र के ज्ञाता इस अर्थ से आप लीजिए, पर शास्त्र का अर्थ बहुत ज्यादा विस्तृत है एंशंट संस्कृत में। अ, क्योंकि हमारे यहाँ कला किसको कहना और शास्त्र किसको कहना और अंग्रेजी में किसको कहते हैं, इसमें बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। नाट्य शास्त्र हो जाता है तो पाक कला हो जाती है, और इधर नाट्य जो है वो आर्ट्स फॉर्म में जाता है, और पाक जो है वो कलिनरी साइंसेस में चला जाता है। इसलिए शास्त्र का थोड़ा सा विस्तृत अर्थ हमें शायद ख्याल में लेना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने बोला कि ज्ञान जिनको है उन्हीं को शास्त्र भी मालूम है। एक जमाने में ज्ञानवान उसी को कहते थे जिसे शास्त्रों का ज्ञान था, उसमें धर्मशास्त्र भी सभी प्रकार के शास्त्र आते हैं। इसीलिए मैंने उसको साइंटिस्ट या सिर्फ वैज्ञानिकों का ऐसा नहीं लिखा, ज्ञाताओं का लिख के वही उसको रोक दिया है, ताकि अ, गलत फहमी ना हो जाए। कोई भी ज्ञान देने वाला व्यक्ति, ऐसा भी इसका अर्थ हो सकता है, जो खुद ज्ञानी है। कभी कभी अज्ञानी से भी ज्ञान लेते हैं लोग, आपको पता है, राजकारण में तो बहुत ऐसे लोग दिखते हैं। तो तो उनको तकलीफ देते, पर छोड़ो उसको। ये बुध है, वो कोई भी चीज को आसानी से ग्रास्प भी कर सकता है, इसलिए शायद ज्ञाताओं से वो ये पाता है। सोच नवमोषमय होने पर क्या होगा, तो अलग अलग मार्गों से करता है। हमें मालूम है कि बुध रहा तो अलग अलग प्रकार की अनेक चीजें उसमें सम्मिलित होती है, वो हर प्रकार की चीजें कर सकता है ना, वो बुध है। उसका जो प्रभाव है वो बहुत सारी चीजों पे है, छोटी छोटी चीजें भी वो समझ सकता है। तो अनेक प्रकार के उद्योगों से या मार्गों से वो धनार्जन कर सकता है, यदि वो सोच नवाश में होगा तो ये जब अलग अलग मार्गों से करेगा तो फिर भी उसने कहीं से तो भी ज्ञान लिया ही होगा, परंतु वो उसकी लेवल शायद उन्होंने अलग समझी है ना। तो एक्सट्रीमली सॉरी। अब हम देख रहे हैं आगे क्या होता है। तो क्योंकि आप समझ ही गए होंगे, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं। जब वो उच्च का रहता है तो वो छठवीं राशि रहती है, तो वो जो द्वितीय भाव है वो धनु राशि होगी, जो इसकी हमारे गुरु महाराज की मूल त्रिकोण राशि। इसलिए मैंने कहा कि वो गुरुओं से, ज्ञानी लोगों से कुछ कमा सकेगा। परस्पर कारक हो जाते हैं ना एक दूसरे से स्क्वायर में होने के बाद में, खासकर विशेषता यदि वो शक्तिशाली ग्रह हो या खासकर और उच्च के ग्रह हो तो उसका शायद यहाँ आधार लिया गया होगा। ऐसा मैं समझता हूँ। इसमें ये भी हो सकता है कि उसका आधार लेकर उन्होंने राशि दृष्टि का भी वहां प्रयोग किया होगा, क्योंकि ये ड्यूअल राशि है। पर वो हर वक्त तो होगा नहीं, हर जगह तो उस प्रकार के सहसा स्क्वायर में परस्पर कारक हो जाते हैं। तो उस उच्च नवमोषी में होने पे इस कारण उसमें शक्ति तो ज्यादा है, वो कोई भी चीज आसानी से समझ सकता है, तो अलग अलग मार्गों से वो कमाता है, विविध मार्गों से कमाता है। इसीलिए आपको ये भी ज्ञात है कि दोषों में, तीनों दोषों पे उसका अधिकार है।
त्रिदोष जो है वो केवल बुध को दिया हुआ है। बाकी हर एक को एक या दो दोष दिए हैं। ये आयुर्वेद के दोषों की, शारीरिक दोषों की बात करता हूँ मैं, है ना। तो इसलिए त्वचा पे उसका अधिकार है। ये त्वचा से हमारा पूरा शरीर ढका हुआ है, बाकी सब चीजें कहीं है कहीं नहीं है। तो इसलिए बुध जब भी आता है तो वो बड़ा काफी बड़ा एरिया कवर करता है। फिर शुभ वर्ग में होने से क्या होगा, तो वो समस्त विद्याओं से ज्ञान प्राप्त कर सकता है, क्योंकि विद्या उसकी, विद्या ग्रहण करने की शक्ति ये उसकी एक स्वभाव और वैशिष्ट्य है। फिर से हम यदि पुराण में जाए तो हमको इसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन दिखेगा कि जब वो गुरु को समझा कि ये चंद्र का पुत्र है, फिर भी उसको देखते बोले, उन्होंने देखा कि इसको कितनी जल्दी चीजें समझ में आती है, तो बोले मैं इसको अपना पुत्र मान के इसे सिखाऊंगा। ऐसा पुराणों में दिया है, उसका अर्थ लिटरली न लेते हो, इससे संबंधित है। जब ज्योतिषी रहता है तो उसको याद आता है, छोटा बच्चा रहता है पहले ये चीज सुनता है, ये स्टोरी अपने अपने शास्त्र में उसका प्रयोग करता है ना। मैं इसी अर्थ से लेता हूँ उसको। नीचस्थ होने पे क्या होगा, तो नीचों के साथ रहने से उनसे वो, उनके ही मार्ग से पैसा कमाएगा। यहाँ पर बुध जो है वो जब क्रूर ग्रह के साथ जाता है या पाप ग्रह के साथ जाता है तो वैसा बिहेव करता है, और जब शुभ ग्रहों के साथ रहता है तो शुभ वो व्यवहार करता है। ये जो बेसिक हमको तत्व बताया उसी का उपयोग किया गया है। नीचस्थ होने से, नीचों के संग से, जो नीच का अर्थ हम जिनकी आदतें ठीक नहीं है इस अर्थ से ही लेना पड़ेगा हमको, या जिनके मार्ग ठीक नहीं है तो धन कमाने के, ऐसे लोगों के साथ रहेगा। ऐसा इतना वो क्षीण हो जाएगा तो वो उस मार्ग से कमाएगा। वो वैसा भी वैश्य है तो कमाएगा तो जरूर, 11वें में बैठा है वो। नीचा अंश में होने के बाद में क्या होगा, इससे थोड़ा कम। तो वही अ, उनके मार्ग पूरे शायद बुरे तो नहीं होंगे, परंतु वो धूर्त लोग होंगे। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं कि थोड़े एक्स्ट्रा स्मार्ट होके लोगों से पैसा कमा लेते हैं। अ, जैसे वो आजकल नहीं सब शेयर मार्केट की टिप्स देते रहते हैं, गलत, उसको वो ऑपरेटर्स बोलते हैं। वो धूर्त जन है, तो उनके संग से वो कमा लेता है, क्योंकि वो ट्रेडर भी है, इसको कभी नहीं बोल रहा वैश्य उसकी जाति बताई है, तो वैश्य कोई जाति वाति नहीं रहती ग्रहों की, ग्रह कोई शारीरिक शरीर नहीं है, वो उनका स्वभाव है। उनका जब प्रभाव पड़ता है तो उस प्रकार का हम सोचते हैं, इसी अर्थ में उसे लेना चाहिए, ऐसा खैर मेरा मत है। अब ये क्रूर षड वर्ग में आ गया तो और थोड़ा गड़बड़ आ गया ना। फिर क्या होगा, तो अंत्यजों से वो कमाता है ऐसा कहा गया। अंत्यज का ऐसा तो अर्थ जो हमारे चिताए जलाने वाले वगैरह उनको बोलते हैं, पर हम ऐसा बोलेंगे कि गुणों में बहुत ही खराब, इसी प्रकार से लेना चाहिए। वो कोई यानी आपके चिताए जलाने वाले वगैरह जो रहते हैं हमारे स्मशान में, उनको मत लीजिए। एक जमाने में वो शहर के बहुत दूर रहते थे। हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि अंत है, तो अंत में जो रहते हैं वो, इसका मतलब जिनको लोग संसार बहुत ज्यादा खराब समझते हैं, उनसे, उनके व्यवहार की वजह से, मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनके काम की वजह से। ये मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। उसका सोचने का जो ढंग है वो एकदम ही गिरा हुआ रहता है, इस अर्थ से हमें उसको लेना पड़ेगा, क्योंकि वरना तो हम सब गड़बड़ी कर देंगे अगर हमारे शास्त्र की। अ, हमारे धर्म में जातियां है नहीं, हमारे धर्म में वर्ण है, और इसलिए वो गुण और कर्म की ही बात करते हैं, है ना। चातुर्वर्ण मया कृत्वा गुण कर्म विभागशः, ऐसा भगवान कृष्ण ने बोला। वही धर्म की नींव है। तो फिर अंत्येश कहाँ से आ गया, तो वो जो उससे भी, यानी ये धूर्त है, थोड़ा बहुत बेवकूफ करके करता है, उससे भी बेकार आदमी, इस अर्थ से ले सकते हैं। कभी कभी लोग वो विल भी बदल देते हैं किसी का, तो उस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं कि अच्छा अंत्येश तो आखिरी के इंसान के जाने के इसमें करता है, या इम्पर्सोनेशन करने वाला है, इस प्रकार से उसे लीजिए। उसे बहुत जातिवादी से संबंध नहीं है, इसे हर वक्त ज्ञान में रखें। यहाँ पे जहाँ भी जाति आएगी वो उसका स्वभाव ही बताएगी उस इंसान का। फिर मित्र राशि समय होने से क्या होगा, वो बताइए, उन्होंने जिसके साथ रहता है वैसा भी वो करता है। अब वो 11वें में बैठेगा तो मित्रों के, मित्र राशि में होगा तो मित्रों के संगति से उसको लाभ होगा, है ना। कभी कभी करते हैं कि वो एक आधा मित्र बहुत पावरफुल हो गया तो अपने मित्र को भी खींच लेता है कि तू भी ये काम कर,
मेरे साथ, ताकि तू भी कुछ कमाएगा। इस प्रकार से आपने बहुत सारे देखे होंगे, है ना। आप बड़े कारपोरेट्स में भी देखोगे तो कई बार फाइनेंस वगैरह वाले रहते हैं, वो मैनेजिंग डायरेक्टर के कोई मित्र ही रहते हैं, या फाउंडर के मित्र रहते हैं। अब मित्र संगति हो गई, अब क्या होगा, तो मित्र नववर्ष में क्या होगा। अब यहाँ उसने बोला है विव्ययात। अब विव्ययात का अर्थ सहसा विविध प्रकार के व्यय या विशिष्ट प्रकार के व्यय, ऐसा हम कर सकते हैं। इसका अर्थ खर्च कम करके ऐसा भी हम कर सकते हैं, हमको करना होगा तो, क्योंकि वी आने के बाद में बहुत सारी चीजें होती है। पर मुझे लगता है कि कोई खास प्रकार के खर्चा करके उससे वो कमाता है, इस अर्थ से मैं लेता, क्योंकि वो ट्रेडर है आखिर में। वहां बैठा है तो कुछ ना कुछ तो करेगा, तो कुछ तो भी देगा और कुछ ज्यादा पाने की कोशिश करेगा, तो एक कुछ शायद नॉन ट्रेडिशनल टाइप का जो खर्चा रहता है, इस अर्थ से लिया हुआ है। या किसी ने सलाह दी, उसने उनके साथ में काम नहीं किया, उनकी सलाह लेके खुद ही अलग ढंग से काम किया, ऐसा हम सोच सकते हैं। क्योंकि खर्च से बोला है मतलब जो भी वो काम कर रहा है वहां पे कैपिटल लगता है। ऐसा समझिए, कुछ लोग सिर्फ केवल बुद्धि से भी कमाते हैं ना, तो कोई कोई केवल श्रम से कमाते हैं। ये कैपिटल बेस्ड जो भी काम होगा, कि जहां पर धन लगता होगा, उस प्रकार के, क्योंकि खर्च से बोला हुआ है। और वो थोड़ा सा अलग होगा, नॉर्मल जैसा करते हैं उससे थोड़ा अलग ढंग से कुछ करके कमाते हैं, ऐसे बहुत सारे व्यवसाय है। तो पर वो ये उसका उसकी जगह नहीं है ना। तो इसलिए उसको छोड़ देते हैं। पर आपको ख्याल में आएगा, कुछ कुछ लोग ऐसे जगह पैसा डाल देते हैं, हमको समझते नहीं इसमें से ये कैसा कमाते, वो कमाते हैं। एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी या हमारे नॉलेज के लिए देख लेना कि भाई मित्र नववर्ष में बुध 11वें में तो नहीं बैठा उसका, है ना, क्योंकि उसको कुछ तो भी तो अलग है, क्योंकि मित्र है वो, खुद का पूरा तो है नहीं। पर उसकी पूरे केवल संगति से नहीं है, कुछ और है। इस अर्थ से उसे हमको मुझे ऐसा लगता है ऐसा लेना चाहिए। वर्गोत्तम होगा तो क्या होगा। अब वर्गोत्तम होगा तो वो अकेला अपने बहुत सारी शक्तिशाली हो गया, वो व्यवहारी तो है ही, वैश्य है, तो वो अपने अच्छे व्यवहार के कारण, बिहेवियर अच्छा करने के कारण अकेला रहता है, तो वो शुभ ही रहता, आपको पता है। तो वर्गोत्तम होने के बाद में उसका व्यवहार जान के, अच्छे व्यवहार करने की वजह से उसको धन की प्राप्ति होगी, ऐसा ऐसा कहा गया है। अब आगे आता है कि शत्रु राशि में होगा तो क्या करेगा। देखिए, कहीं कहीं ऐसा उन्होंने दिया है कि आपको भी बहुत ज्यादा, मुझे तो बहुत ज्यादा सोचना पड़ा, कुछ मुझे ज्यादा नहीं भी समझ में आया, पर मैं क्या समझता हूँ वही मैं आपको बता। मित्र शत्रु राशि में होगा तो वो कुआं बनवाने से कमाएगा, ऐसा कहा गया है। अब ये कुआं क्यों बनाएगा भाई, ये प्रश्न तो आता ही है दिमाग में, कि भाई ये कुआं कहाँ से आ गया। अब मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक उसके जो काम है वो या तो फिजिकल रूप के हैं, या सरफेस पे होने वाले काम है जो दिखते हैं। कुआं बनाने का मतलब थोड़ा सा अ, या उस काम में बहुत गहराई की बुद्धि लगे, बहुत डीप बुद्धि लगे, इस अर्थ से लिया होगा, जिसमें इसको काफी श्रम करना पड़ेगा, इस अर्थ से ही हो सकता है। ऐसा भी वो सरफेस का स्वामी है, हमें मालूम है, वो त्वचा पर रूल करता है, त्वचा का कारक है वो। त्वचा शरीर से बाहर से ढकी रहती है, लोगों को दिखते रहती है, और अभी तक सब दिखने वाली चीजें आ गई है। तो शायद जो हम समझ नहीं सकते, ऐसे किसी अलग ढंग से काम करता होगा, मैं इसी अर्थ से उसे ले सकता हूँ। क्योंकि मुझे ये कुआं कहाँ से है, कुआं ये धर्म का काम है, वो नवम भाव से संबंध आता समझो उसका। तो मैं बोलता हाँ बराबर है, कुआं रहेगा। नवम भाव को हमने बावड़ी वगैरह बोला है ना, कुआं बावड़ी कूप तड़ाग वगैरह, नवे भाव को हमने दिया है। हम ये भी सोच सकते हैं कि पंचम से पंचम, पर ये शत्रु राशि में होने से क्या होगा, तो मुझे लगता है उसके मूल स्वभाव से काफी बदल जाएगा। जो वो ओपनली ट्रेड करता है वो वैसा न करते हुए, हो सकता है ऐसा ट्रेड करेगा जो सहसा लोगों को पता नहीं कि ये क्या ट्रेड कर रहा है। मैं इस अर्थ से, कुआ मतलब गहरी चीज जिसके अंदर पानी है, तो जिसके अंदर कुछ ना कुछ धन है, वो वहां से धन ही कमाएगा, है ना। कि जो हमें सहज समझ नहीं आता कि इसमें से भी कुछ आ सकता है, इस प्रकार का वो कार्य करता होगा, ऐसा मैं इसका अर्थ करता हूँ, है ना। कूप का अर्थ तो कुआं ही होता है।
और कुएं में गहराई में पानी रहता है। मैं इसको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद मैं गलत भी होगा, पर आप लोगों को जो आदत है ना, आप वो बराबर ढूंढ लेते हो जो चार्ट वगैरह देख के। तो ऐसा आ गया तो हम सबसे शेयर करना है ना, तो हम समझ सकेंगे कि ये कहाँ जा रहा है। शत्रु राशि में होगा तो 11वें भाव में। अब शत्रु नवम राशि में होगा, इससे थोड़ा कम करेगा, तो ये दिखावा करेगा, आडंबर करेगा, उससे वो कमाएगा। इसका एक कुआं बनाने से थोड़ा संबंध आ रहा है ना। यहाँ पर भी ऊपर में जो है वो एक्चुअल नहीं है, इसी अर्थ से है। आडंबर करेगा मतलब जो नहीं है वही वो बता देगा और उसी से कमाएगा। तो मैं ये सोचता हूँ कि जो जो बिल्कुल ही वो है ये भी नहीं समझता वो कुआं है, इस अर्थ से सर मैंने इसको जोड़ने की कोशिश की है कि यही उसका अर्थ हो सकता है। क्योंकि ऐसा तो आडंबर करना या दिखावा करना, दम्भ जो है वो तो मंगल को दिया हुआ है। तो यहाँ क्या हो सकता है, तो मुझे लगता है कि ये बाहर ऊपर ही ऊपर कुछ दिखेगा और काम कुछ अलग होगा, इस अर्थ से कहा होगा। क्योंकि वो बुध है, तो वो शत्रु नवमाश में जाके कुछ तो उसमें उसका जो शुभत्व है वो कुछ प्रमाण में तो कम हो ही जाएगा। तो जो ऊपर ऊपर दिखता है सबको दिखने वाली चीजों के बगैर थोड़ी न दिखने वाली, या दिख रही है एक कर रहा है दूसरा, इस प्रकार का हो सकता है। फिर हम उसको ऐड कर सकते हैं कि उसके साथ पापग्रह होगा तो कुछ भी उल्टा सुल्टा काम कर रहा होगा वगैरह, पर वो जो समझ में नहीं आएगा। तो पर ये तो लाइव चार्ट पे ही उसका प्रयोग करके देखना चाहिए। वो इसलिए कि आखिरी में कश्यप के समान प्रवर्तक ने दूसरे को कोट किया है, तो इसके अंदर में गर्भितार्थ तो कुछ तो भी होना चाहिए। और फिर स्वराशि में होने से क्या होगा, तो खुद की राशि में तो कोई सवाल ही नहीं आता। वो खरीद फरोख्त से लाभ होता है ऐसा कहा है, उसको वैश्य ही कहा है। ऐसा भी चतुर्थ में बुध वगैरह आ गया तो मैं कई बार बच्चों को प्रॉब्लम आता ना सर कि मैं कौन सा करियर वगैरह करूँ, मैं बोला कॉमर्स वगैरह में इंटरेस्ट होगा तो वो कर पावा तू, क्योंकि तेरे शिक्षण में बुध बैठा है, दशक को देखता है, तो हो सकता है या मार्केटिंग वगैरह का मैनेजमेंट का करने का होगा तो वहां पर वो स्वराशिस्त होने पे वो खरीद फरोख्त का काम करता है और उससे उसको लाभ होता है, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार से बुध में हम आए हैं, और ये बुध को हमको समझने में बहुत सारा टाइम लगेगा। इसको मेरे ख्याल से लाइव चार्ट्स को या अपने पास जो चार्ट्स आए जिनके बारे में हमें कुछ पता है वहां पर वो टेस्ट करके देखना चाहिए कि 11वें में बुध होने से क्या हुआ। ऐसा तो वो हमें ये भी पता है कि 11वें में बुध होगा तो रिश्तेदारों से भी कमा सकता है, वो ज्ञाति कारक ग्रह है ना। परंतु ये कुआ और इसका मेरे को ऐसा लगता है कि हम कहीं तो भी शायद सही सोच रहे हैं, नहीं, नहीं भी सोच सकते हैं, गलती कर सकते हैं। तो सर ये जो प्रणाम सर, ये जो फ्रॉड बाबा वगैरह होते हैं जो दिखावा हाँ, करते हैं ज्ञान का कि यस ज्ञान यस, है, और बराबर बराबर बेटी, वो आप कह बराबर रहे हैं, आप बराबर जगह पहुंच रही, बिल्कुल। है ना क्योंकि सर, आडम्बरी है जो है आडंबर वो कर नहीं। रहे हैं, ज्ञान नहीं है, कि दिखावा कर रहे हैं कि ज्ञान हाँ, है, और उसको कम्युनिकेशन के थ्रू वो कम्युनिकेट कर रहे हैं अपना कम्युनिकेट ज्ञान। कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और मंगल में भी एक जगह ऐसा ही जी। है ना। तो मैंने तब उदाहरण दिया ना कि कभी वो अम, व्याख्यान देते रहते हैं, बहुत बड़ा उसका दिखावा करते हैं, इस प्रकार से रह सकते हैं। यहाँ ये छुप के करते हैं, दिखाते एक है करते अलग है, तो थोड़ा सा उसमें क्वालिटेटिव फर्क आ जाता है। क्योंकि मंगल जो करता है वो बाहर दिखता है, तो दोनों में फर्क है। कभी कभी बेटा आप ये देखोगे, हर वक्त नहीं होगा क्योंकि बाकी ग्रह काम करते रहते हैं, पर लगने पे पावरफुल मंगल की स्थिति वगैरह हो तो या तो उसको कोई मार्क होगा, सर पे मार भी लग सकता है उसको, यदि मंगल वहां देखता है। तो नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो वो दिखा होगा, तो फिर वो शायद बड़ा टीका वगैरह लगाते हैं, कई लोग देखा आपने। तो कभी कभी वहां पर मंगल की दृष्टि रहती है, सहसा मंगल ही वहां स्थित रहता है लग्न भाव में। तो आप समझ सकते हैं, पर यू आर कमिंग टू द राइट थिंग। जो है ऊपर में वो नहीं है, इसी से वो कमाता है। और बुध के मित्र शनि वगैरह का आपको पता है, उसके मित्र कौन है और उसके शत्रु कौन है, तो इसी इसी प्रकार से देखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो वो आपके चार्ट आते ना बेटी, तो उसमें चेक करते रहना, है ना। क्या सचमुच ऐसा होता है। हाँ, उसके साथ दूसरा ग्रह होगा तो उसका भी कुछ ना कुछ, उसके भी गुण आ जाएंगे, है ना। बोलती है संगति संग दोषे ना,
संगति से वो दोष भी दूसरे के ग्रहण कर लेता है इंसान। तो उसको वो सिर्फ ख्याल में रखना पड़ता है कि वहां पे कोई एस्पेक्ट आ गया कोई, तो थोड़ा सा अंतर पड़ जाएगा। फाइनल जो रिजल्ट आते हैं हमको, अंतिम जो परिणाम दिखते हैं उसमें, इसे हमको ख्याल में रखना पड़ेगा, है ना। पर आप बिल्कुल बराबर कह रही हैं कि बाहर में कुछ है, बहुत बड़ा देखा हुआ है नहीं? बिल्कुल पॉसिबल है, जरूर पॉसिबल है। तो इस प्रकार से बुध पे हम रुके हैं। पर अभी प्रश्न पूछिए, क्योंकि 10-12 मिनट है अभी भी। तो उसको प्रश्न, या आपको जो अनुभव आए होंगे चार्ट से, वो शेयर कीजिए। हम कभी कभी करते हैं तो उसमें सबका ज्ञान बढ़ता है ना। एक ही तो चीज है जो बढ़ती है देने से, और क्या बढ़ता है। तो इसको बुध और मंगल को खास कर इसलिए देखने का है कि कहीं कहीं जगह कुछ अलग बताया गया है। तो क्या हमने उसका जो इंटरप्रिटेशन किया है, जो उसका अर्थ निकालने की, क्या वो सही है? तो वो तो प्रत्यक्ष से ही दिखेगा, है ना। हमारे में कहा गया है, प्रत्यक्षम किम प्रमाण, प्रत्यक्ष को प्रमाण काय के लिए होना। तो तर्क, प्रमाण और प्रत्यक्ष, ये तीनों भी चीजें होना, तब कोई भी शास्त्र सिद्ध होता है, ऐसा कहा गया। मुझे बचपन में ऐसा बताया गया था कि इवन मेरे ख्याल से गुरु की व्याख्या में भी ऐसे कुछ है सर। अ, कि श्लोक भी आजकल याद नहीं आती उम्र की वजह से। श्रुति प्रत्यक्ष मैत्रेयम अनुमान चतुष्टय, यस, आत्मतपोदे वेद देशिकम च सदा स्मरेत। तो किसको बोलना? तो उसको बोलना कि जिसने सुना हुआ है, मतलब वो ज्ञान गुरु से लिया हुआ है। प्रत्यक्ष सचमुच क्या हो रहा है, अनुमान, अंदाजा लगाने के क्या हो रहा है। श्रुति प्रत्यक्ष मैत्रेयम। और फिर आखिरी में जो उसने अनुभव किया है, यस्य चात्म तपो वेद, जो खुद ने अनुभव किया है उसको जो बताता है वेद है, तो उसी को गुरु मानना, ऐसा यदि मुझे याद है बराबर, तो गुरु गीता में कहा गया है। भगवान शंकर पार्वती जी को बताते रहते गुरु क्या है, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये चार अंग होना, तो उसी को गुरु समझिए, वगैरह 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 कहा गया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमारे सभी शास्त्रों में, और वो बोलते भी है उसमें कि धर्मम सांख्यम मयोदितम, मुझसे ये सब शास्त्र की निर्मित हुई है। तो शास्त्रों में हमको ये चार चीजें तो देखना चाहिए कि, इसीलिए कभी हम बोलते हैं ना, हमने ऐसा सुना है, तो उसको एकदम आप फेंक मत दीजिए कि उसने सुना है तो क्या हुआ, देखा कहाँ है वगैरह। तो प्रत्यक्ष में आता है क्या, देखिए, है ना। ज्योतिष में तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम 1 मिलियन कॉम्बिनेशन में से एक को चुनने की कोशिश कर रहे हैं, उसको जब बताते हैं तो इस प्रकार से उसको देखिएगा। वो अकेला होगा, उसमें कोई यानी किसी की दृष्टि भी न हो, किसी की युति भी न हो, तो ऐसी जगह वो शायद ज्यादा प्रकर्ष से दिखेगा। दूसरी जगह वो जो भी ग्रह उससे वहां 11वें पे और वो बुध पे या मंगल पे अपना प्रभाव डाल रहा होगा, वो कुछ अपना भी दे देगा वहां पर, है ना बेटा। इसी प्रकार से सोचना पड़ेगा। तो आप डॉक्टर यानी मेडिसिन की डॉक्टर हो क्या बेटी? नहीं सर, नहीं था एजुकेशन तो पीएचडी है फिर जिसमें। वो उदाहरण नहीं देता मैं, नहीं तो मैं जी बोला जी। रहता कि कॉम्बिनेशन मेडिसिन रहते हैं, है ना। 2 ड्रग्स मिलके मेडिसिन रहते हैं कभी कभी, आपने देखा होगा। कुछ प्योर एक ही ड्रग रहता है मेडिसिन में, तो उसी के बाद क्या होता है, उसका असर थोड़ा बदल जाता है फिर। तो वैसे ही यहाँ पर भी सभी शास्त्र से लिखे हैं। कम से कम वैदिक शास्त्र तो है, अ, उसको लॉजिक की वो उसका आधार ही है, ऐसा भी है ना। तो ऐसा आप आपका शेयर कीजिए, कुछ पूछना है तो पूछिए, मुझे जितना समझता मैं समझाऊँ, नहीं समझता तो मैं बोलूँगा मैं पढ़ के आऊंगा फिर बताऊंगा, चिंता मत करो, है ना। सब तो अभी इतना वास्ट शास्त्र है, मैं पढ़ते रहता हूँ, मैं खुद ही अचरज करते रहता हूँ अपने आप में कि हमारे विद्वानों ने इतनी चीजें सोची कैसी। हम तो उच्च नीच में खुश हो जाते हैं, स्वराशि हो गई, बहुत ज्यादा हो गया, है ना। तो इन्होंने कैसा सोचा। और यहाँ मैं एक मैं समझ पाया कि हम ऐसा बोलते हैं कि यदि नवमांश में नीच का ग्रह है,
तो राशि में वो उच्च का फल देगा। पर यहाँ हमको एक समझा कि वो उतना नहीं देगा, उससे कुछ थोड़ा सा कम देगा, क्योंकि उसकी राशि बदल जाएगी, है ना। इसलिए अपने को नीचांश में अलग रिजल्ट दिखता है, नीचस्थ का रिजल्ट अलग दिखता है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा उसके हम क्या बोलते हैं, तीक्ष्णता में कमी आ जाती है वो रिजल्ट के। मैं इसमें से तो ये सीख रहा हूँ अभी, क्योंकि ऐसा हमारे पिताजी बोलते हैं, सीखने को कोई उम्र उम्र नहीं रहती। तो उसका पालन करते रहता हूँ। मुझे उसमें इसलिए ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, मेरे को अच्छा सब्जेक्ट दिया ब्रिगेडियर साहब ने और प्रदीप जी ने, कि मुझे कुछ अभ्यास करने का मौका मिल गया। नहीं तो वही है, हम भी वैसे ही है कि हमको आता है, सब आता है करके सोचने वाले। तो पर इसमें से बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त होता है यदि हम उसको उस ढंग से सोचे, है ना। शब्दशाह तो अर्थ आपको मालूम है, शब्दशाह तो आजकल तो आपके एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डाल के वो ट्रांसलेशन आ जाता है। पर वो कभी कभी गलत भी रहता है, अलग बात है। सो इस प्रकार से हमको ये दो महत्व के ग्रहों को मिलेगा, फिर आगे हम वो ज्ञान वाले दोनों की तरफ जाएंगे, गुरु और शुक्र, है ना। दोनों को विप्र कहा गया है, तो ब्राह्मण ग्रह कहा गया। तो ब्राह्मण का अर्थ जो सत्य बोलते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं, ज्ञान देते रहते हैं, उन्हीं को ब्राह्मण। और जो सच सच बोलते हैं उसी को ब्राह्मण कहा गया। उसकी उसकी क्वालिटीज दी है, जन्म से नहीं है कोई। ये तो अब हम लोग एडवांटेज ले लेते हैं, हम ब्राह्मण है करके बोलने को, कोई अच्छा रहता है वो जन्मतः। परंतु जन्मनि जायति शूद्रः, है ना, संस्कारात् द्विज उच्यते, वेदाभ्यासात् भवेत् विप्र, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। ऐसे ब्राह्मणत्व की जो डेफिनेशन है वो व्यास जी ने की हुई है। वो कब होता है, और आपने भी देखा होगा कई बार, कभी द्विजोत्तम बोलते हैं हमारे पराशर जी, है ना, कभी विप्र बोलते हैं, कभी ब्राह्मण बोलते हैं। तो वो देखे उसका यदि हम रेफरेंस ढूंढे कि ये कहाँ बोले हैं, तो हमको शायद समझता है कि ये कौन से लेवल को ये समझ में आ जाएगा। मेरी आदत नुक्ताचीनी की है, तो मैं ऐसे सोचते थे कि अलग अलग क्यों, या भगवत गीता में अर्जुन को अलग अलग नाम से भगवान बुलाते हैं, तो उसका भी कुछ उसके पीछे अर्थ है कि कभी परंतप बोलते हैं, कभी गुड़ाकेश बोलते हैं, जिसका निद्रा पे अधिकार है, फिर बोलते हैं या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमे। तो हमको समझ जाता है कि ज्ञान होकर भी आप उसको नहीं समझना चाहते, इस अर्थ में शायद वो गुड़ाकेश बोल रहे हैं। मैं विचित्र सोचता ही हूँ, सर तो सोच ही रहे होंगे ब्रिगेडियर साहब और प्रदीप जी की ये कौन से विचित्र ढंग से सोचते हैं। पर हम कौन से ढंग से सोचते हैं बताना हमारा कर्तव्य है ना। आप भी ऐसा सोचना चालू करो बेटा, यू विल बी हैप्पी। उसमें इंटरेस्ट आने लगता है मेरे उम्र में, नहीं तो ऐसा लगता है कि हमको सब आ गया, बुझाता होता नहीं है, वो बाद में समझता है कि अभी तो हम इतना इतना ही पकड़ सके कुछ, तो भी तो ऐसा सोचे तो ख्याल में आने लगता है ना बेटा। तो आपने क्या कौन से सब्जेक्ट में पीएचडी किया बेटी? सर मेरी एजुकेशन में है। अरे वाह वाह वाह, फिर एजुकेशन क्या में। है फिर, तू तो बिल्कुल लेक्चर देने के काबिल है। अरे तेरे से सुनने के, मैंने देने के नहीं। देखो अभी एजुकेशन बोला ना कैसा होता है बेटा। जितना आप लोगों से सुनते हैं उतना और लगता है कि अब अभी और बहुत बहुत सीखना है सर। अभी तो बहुत जरा नहीं सा बेटा, तो भी ये तो नहीं आता। मुझे भी अभी भी लगता है। मैंने तो प्रोग्राम करके रखा अगले जन्म में मैं क्या सीखूंगा, कि एक तो मैं संस्कृत ट्रेडिशनल सिस्टम से सीखूंगा, एक मेरी इच्छा है। तमिल भाषा अच्छी सीखूंगा, है, क्योंकि उसमें के काफी ग्रंथ है अपने को समझते नहीं है। और फिर नक्षत्र वगैरह के बारे में और सूर्य सिद्धांतों को ज्यादा गहराई में वहां सीखने की कोशिश करूंगा। मेरा प्रोग्राम तो है, मैं भगवान को बता के रखा हूँ कि नेक्स्ट वक्त ये मेरे को जन्म देना, फिर से मेरे को मुक्ति मुक्ति नहीं होना, है ना। तो वो करते रहना चाहिए। और देखो गुरु का संबंध आता है एजुकेशन से, है ना। तो तुझे कहीं ना कहीं तो ये वो तेरे ख्याल में आ जाएगा कहाँ है तेरा गुरु, तो तुझे समझ जाएगा क्यों आता है और उसको ब्राह्मण ग्रह क्यों कहा गया है। यानी कभी कभी थोड़ा सा विषय अंतर तो हो रहा है, मैं बता रहा हूँ। कभी कभी इतने विचित्र सिस्टम से वो अपने को दिखाता है, प्रदर्शित करता है ग्रह। मेरे 11वें में गुरु है बेटी, है ना। तो मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं हेवी अर्थ में मशीनरी का वगैरह काम किया हूँ, डेयरी भी मैंने बहुत सारे काम किए, उसको छोड़ दे। तो
मैं पढ़ाऊंगा वगैरह तो कोई संबंध नहीं आता, एजुकेशन सिस्टम से कुछ संबंध ऐसा पढ़ने के बगैर कुछ नहीं था। परंतु मैं जब गवर्नमेंट सर्विस में भी था तो वो कुछ इम्पोर्टेड इक्विपमेंट थी, तो उसको बताने वाला कोई नहीं था, तो वो फिर आए वो लोग, तो बोले आप ही इनका क्लास लीडर। मैं बोला मुझे नहीं मालूम। नहीं नहीं, वो आप जो कर रहे हैं वही बताओ। वो हुआ तो वो तो छोटा था। बाद में मेरे उम्र के अभी तो आखिरी आ रही है, तो आखिरी आखिरी में सडनली मुझे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पे अपॉइंट किया गया। वहां मैंने प्रोफेसर्स के इंटरव्यू लिए। अब बता मुझे कहाँ से शिक्षण आ गया यहाँ पे, मैंने तो कुछ पढ़ाया नहीं किसी को, है ना? पर वो गुरु अपना अस्तित्व तो प्रकट कर देगा ना, है ना बेटा? इस अर्थ से लेते हैं। नहीं तो 11वें में गुरु है तो बैंकिंग वगैरह, क्योंकि धनर है वो होगा। हाँ, कंसल्टेंसी मैंने की है, वो अलग बात है। तो वो भी ज्ञान नहीं बांटना है, ऐसा समझ लो आप। पर ग्रह अपना प्रभाव कैसे भलती जगह से दिखा देते हैं, और हम जो टेक्स्ट में हमको दिया रहता है उसी को देखने को देखते हैं, तो उसकी लार्जर उसकी व्याप्ति बढ़ा के देखना चाहिए, ऐसा ऐसा मुझे लगता है ना? नहीं तो वो योग में है करके, नहीं तो उसको थोड़ा सा और एक्सपांड करके वो आते हैं। वो अपना अस्तित्व आपको दिखाई देते हैं ग्रह, किसी न किसी ढंग से, वो भी अनएक्सपेक्टेड ढंग से दिखाते हैं। तो आप लोगों को मैंने थका तो दिया है। अब सर अभी जवान को लगाम दे हम, प्रदीप जी, जी आपकी सर। आज्ञा होगी तो। वो तो बोल नहीं सकता लगाम देने के लिए, और प्रकृति का नियम है सर कि चुप होना पड़ता है कभी कभी। बिल्कुल ठीक है। सो अब मेरे ख्याल से मैं ये शेयर बंद करना तो मैं भूल ही जाता हूँ। हाँ, अब दिख रहे हैं आप मुझे पूरे। सो कोई किसी को पूछना नहीं है ना? आई होप। सबने कमरे अपने कैमरे बंद कर रखे हैं, इसका मतलब या तो सो रहे हैं या चाय पी रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं। नहीं, अभी ऐसी पता शेफाली जी मुश्किल है दिख रही कि है मुझे। शेफाली कुछ ही जी लोग दिख दिख रही रहे हैं है, हरनाम सिंह जी दिख रहे हैं। शेफाली जी है, हरनाम सिंह जी है, सर। वो मयूर मैथ जी का है। सब मैथ का फॉर्मूला है, 50% से ऊपर अगर नहीं दिख रहे हैं तो नहीं दिख रहे हैं सर। या या 0.5 एंड अबव इज द या नो। या या या